सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। घर में बैठे बैठे ज़रूर जो है बोर हो रहे होंगे। तो चलिए आज अपनी कक्षा में ही हम थोड़ा बाज़ार का दर्शन कर लेते हैं, मॉल्स में घूम लेते हैं और कुछ यादों को ताज़ा कर लेते हैं। और जो हम इस लॉकडाउन से पहले घुमा फिरा करते थे। देखिए आपके सामने एक मॉल का दृश्य यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और मॉल में लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग विभिन्न प्रकार की जो दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं और सभी प्रकार की जो दुकानें हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं। देखिए लोग हर दुकानों पर खड़े हैं, खरीदारी कर रहे हैं। कोई भी दुकान ऐसी खाली नहीं है जहाँ पर लोग नहीं खड़े हुए हैं। भीड़ देखिए लोगों की कितनी ज़्यादा चारों तरफ फैली हुई है और चारों तरफ की जो चकाचौंध है, दुकानों की जो चकाचौंध है वो किस तरह से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। सभी लोग किसी न किसी दुकान में कुछ ना कुछ खरीदने के लिए गए हुए हैं। कोई भी दुकान ऐसी नहीं है जो खाली हो। यानी कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार जाते ही हमें ऐसा लगता है कि मानो ये बाज़ार की जो सजावट है वो हमारे लिए ही की गई है। बाज़ार का आकर्षण हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है और बाज़ार की दुकानों में जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ज़रूरत की हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है और हम धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ निरंतर खरीदते रहते हैं। तो बाजार की चकाचौंध और हमारी खरीदारी, इससे संबंधित आज का हमारा पाठ है बाजार दर्शन। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पाठ की। बाजार दर्शन। बाजार दर्शन, बाजार का दर्शन। और बाजार में जाने के पश्चात हमारी क्या स्थिति होती है, हमारी मनस्थिति क्या होती है, किस तरह से हम सभी तरफ जो है आकर्षित होते चले जाते हैं। कोई नई चीज़ हम देखते हैं तो उसे खरीदने की चेष्टा हमारे मन में होती है। हमारा मन ऐसा लगता है मानो हमारा मन कह रहा हो कि बाज़ार में जो कुछ है सब हमारे लिए है, सभी हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं और कुछ भी छोड़ने की जो है छोड़ने का हमारा मन नहीं करता है। तो बाजार दर्शन जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। और जाहिर सी बात है जब हम किसी पाठ की शुरुआत करते हैं तो उसे लिखने वाले के व्यक्तित्व की जानकारी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम जैनेंद्र कुमार जिन्होंने बाजार दर्शन पाठ लिखा है उनकी जीवनी को पढ़ेंगे। जैनेंद्र कुमार का पाठ हम पढ़ रहे हैं बाजार दर्शन। ये हमारे गद्य भाग का द्वितीय पाठ है। जैनेंद्र कुमार का जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध उपन्यास, वातायन, एक रात, दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब कहानी संग्रह है इनका, प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, विचार प्रधान निबंध संग्रह है। निबंध संग्रह जिसमें बहुत सारे निबंध जो है संकलित किए जाते हैं और ऐसे ही कहानी संग्रह जिसमें बहुत सारी कहानियों को एकत्रित करके एक पुस्तक बनाई जाती है। प्रमुख पुरस्कार जो इन्हें मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से ये सम्मानित किए गए हैं। सन 1990 में इनका स्वर्गवास हो गया। यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। ये उनके जीवन दर्शन को दर्शाता है कि कभी भी वे विवश होकर के बैठते नहीं थे, अपने आप को असमर्थ नहीं मानते थे। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से
उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत प्रतिष्ठा दिलाई। इसी तरह खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी कालजयी रचनाओं के रूप में मान्यता मिली। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक से दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। अपनी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का जितना सुष्ठु एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में करते हैं, वह अन्यत्र दुर्लभ है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधीवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हृदयंगम किया है, कि गांधीवादी जो विचारधाराएं हैं उन्होंने अपने जीवन में ढाली और उन्होंने उसका उपयोग किया और उनके विचारों को उन्होंने बहुत ही गहराई से अनुभव किया और अपनी जीवन शैली में उसे उतारा। बाजार दर्शन, जो पाठ का सार यहाँ पर छोटा सा दिया गया है उसकी बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले 1-1.5 दशक पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। उपभोक्तावाद और बाजारवाद, इन जो चीज़ें हैं कि जब उपभोक्ता चीज़ों को अत्यधिक खरीदने लग जाते हैं, उसका उपभोग करने लग जाते हैं, तो किस तरह से बाजारवाद की उत्पत्ति होती है, किस तरह से लोग जो है निरंतर बाजार में जाना प्रारंभ कर देते हैं और एक झूठी अर्थव्यवस्था या अनीति शास्त्र का जो माहौल है वो बाजार में उत्पन्न हो जाता है। इस निबंध में वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़रूरत को त्याग कर बाजार में जाने की बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सागो की तरह। किस्सागो मतलब जो भी उनके साथ जीवन में घटना घटित हुई है उसके किस्से इस निबंध में उन्होंने प्रस्तुत किए हैं और उन किस्सों के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को समझाने का प्रयास किया है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र भी बताया है। निबंध में जो भाषा है वो अनुकूल सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें तत्सम और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे हम कुछ शब्दार्थ यहाँ देखते हैं। परचेजिंग पावर, जो कि अंग्रेजी शब्द है, इसको हम हिंदी में कहते हैं खरीदने की शक्ति। मतलब कौन कितना खरीदने की शक्ति रखता है, उनके पास कितने धन, यहाँ हम अर्थ से इसका मतलब लेते हैं धन से। असबाब सामान, स्पृहा इच्छा, अकिंचित कर अर्थहीन, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। नाचीज महत्वहीन, जिसका कोई महत्व नहीं है। पेशगी जो एडवांस पेमेंट आप करते हैं, अग्रिम राशि जिसे हम कहते हैं। और इनकी जो शैली है इस निबंध को लिखने की वो चिंतन प्रधान शैली है, साथ ही उपदेशात्मक शैली और प्रतीकात्मक शैली यहाँ का प्रयोग इन्होंने इस निबंध को लिखने में किया। चिंतन प्रधान शैली अर्थात
इन्होंने बाजार को लेकर के बहुत चिंतन मनन किया, लोगों को समझाने के लिए उपदेशात्मक भाषा का भी, शैली का भी प्रयोग किया है, और प्रतीकों का प्रयोग भी जो है इनकी इस जो है निबंध में हमें देखने को मिलता है। पाठ में से संबंधित कुछ शैक्षणिक बिंदु हम यहाँ पर आप दिखाते हैं कि वैचारिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया निबंध है, मतलब विचारों पर आधारित है, सोच पर आधारित है, चिंतन पर आधारित है। ये जो निबंध लिखा गया है वो लेखक ने अपने विचारों की पृष्ठभूमि पर या अपने चिंतन के आधार पर लिखा है। साथ ही लेखक के अनुभवों की सार्थकता। इस पाठ को जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लेखक ने बहुत सारे जो उनके अनुभव, चाहे वो उनके मित्रों के साथ हुए हैं, चाहे वो उनके खुद के साथ हुए हैं, अपने अनुभवों का सार्थक प्रयोग जो है इस पाठ के अंतर्गत जो है लेखक ने किया है। तो लेखक के जीवन के भोगे हुए अनुभवों को भी हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे और अनुभव करेंगे, जो इस पाठ को समझने के लिए हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। बाजार के पोषण करने वाले विविध तत्वों का वर्णन, कि बाजार का पोषण करना अर्थात बाजार की महत्वता को बढ़ाना, बाजार के आकर्षण को जो लोग पोषित करते हैं उसका वर्णन भी किया गया है। दैनिक जीवन के विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों का उद्घोष, और जो दैनिक जीवन है हमारा, जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है उसके विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने हमें जो है जीवन मूल्यों को समझाने का प्रयास जो है इस निबंध में उन्होंने किया है, कि बाज़ार का जो दर्शन है किस तरह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और कहीं ना कहीं किस तरह वो उस आकर्षण में खो जाते हैं, और उस आकर्षण में खोने के पश्चात उनका जो दैनिक जीवन है, उनके जो जीवन मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं क्षीण होते चले जा रहे हैं, गुम होते चले जा रहे हैं। हम यहाँ पर विषय वस्तु को देखते हमने पढ़ा कि गहरी वैचारिक साहित्य सुलभ चीज़ों को लेकर के उन्होंने इस निबंध को बनाया है। देखिए किस तरह से लालायित हैं ये युवतियाँ इन चीज़ों को देख करके, किस तरह से आकर्षित हो रही हैं इन राखियों को, और इसके अलावा अन्य जो भी यहाँ पर सामान रखा गया है वे उन्हें लेने के लिए कितनी लालायित हैं, कितनी इच्छुक हैं, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है वो कौन सी चीज़ लें और कौन सी नहीं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि मानो इन सारी चीज़ों को ही वो खरीद लें। लेकिन कहीं ना कहीं जब परचेजिंग पावर की बात आती है कि जब हमारी खरीदने की क्षमता कितनी है, तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता हैं वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। देखिए यहाँ पर भी हम बाज़ार का दृश्य एक देख रहे हैं कि किस तरह से जो बाज़ार में भीड़ है वो जुटी हुई है, किस तरह से लोग सामान को खरीदने के लिए जो है निरंतर बाज़ार में आते रहते हैं। तो इन्हीं सब से संबंधित जो पाठ है, इन्हीं सब विचारधाराओं पर आधारित जो पाठ है उसी का आज हम अवलोकन करेंगे, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे एक मामूली चीज़ लेने, और लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है, और वह यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए,
पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे ही दिखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यहाँ लेखक अपने मित्र की बात बताते हैं की कहानी बताते हैं कि एक बार वे बाज़ार गए। कोई मामूली सी चीज़ लेने के लिए वो बाज़ार गए थे, लेकिन जब बाज़ार से वो वापस लौटते हैं तो उनके पास बहुत सारे बंडल होते हैं। बंडल का मतलब बहुत सारी खरीदारी जो है वो कर लौटते हैं। और जब उनसे लेखक ने पूछा कि इतना सब क्या खरीद लाए, तो वे इन सब के लिए अपनी पत्नी को दोषी मानते हैं, या ये कहते हैं कि पत्नी साथ गई थी तो इसलिए इतना सब सामान तो लाना बनता ही था, या इतना सब सामान तो आना ही था। लेखक के अनुसार, या लेखक मानते हैं कि पुराने समय से ही जो पति हैं वो पत्नी को इस पत्नी की ओट लेते हैं इस विषय में कि सामान की जो खरीदारी वो करके लाते हैं वे नहीं, उनकी पत्नी खरीद करके लाती है। और पैसा पावर है, उसको उसके सबूत में कि पैसे की जो पावर है उसको दिखाने के लिए, उसका सबूत दिखाने के लिए लोग अपने पास सामान जमा करते हैं, चीज़ें खरीद करके अपने पास जमा करते हैं। पैसे बैंक में या तो नहीं दिखते, बैंक बैलेंस तो दिखता ही है। साथ ही जो लोग अपनी पैसे की पावर दिखाते हैं उनके द्वारा जो मकान बनाए जाते हैं, जो कोठी बनाई जाती है, या अन्य किसी प्रकार की जो चीज़ें वो खरीद कर लोगों के सामने अपना प्रदर्शन करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी परचेजिंग पावर को दिखाते हैं। उनका मानना है कि अगर पैसा है तो पावर है, और पावर है तो उसे दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अर्थात पैसे की जो एनर्जी है, पैसे की जो पावर है, वो लोग इस तरह से लोगों पर दिखाते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं हम। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल की खर्च के सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं। बस खुद पैसे में के जुड़ा होने पर उनका गर्व से उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। कि लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पैसे की पावर का प्रदर्शन ही किया जाए, या लोग अपनी कोठी, मकान, गाड़ी, बंगला या अन्य बहुत सारी ऐसी महंगी चीज़ों को खरीद करके और उनका प्रदर्शन करें, बल्कि लोग संयमी भी होते हैं, अर्थात संयम रखने वाले भी होते हैं। वे पैसे को जोड़ते रहते हैं। जोड़ना मतलब उनको अपने पास जमा करते रहते हैं, कोई खरीदारी नहीं करते, किसी तरह की कोई फिजूल खर्ची नहीं करते। तो और पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं, मतलब उन्हें ये लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जो धन है वो जमा हो गया है, और उस धन को जमा करने पर या पैसे को जुड़े हुए होने पर उन्हें गर्व महसूस होता है। उन्हें वो अपने मन ही मन गर्वित होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। कि मित्र ने बताया, जब लेखक ने उनसे पूछा कि कितना सामान ले आए, तो उनके जो मित्र थे उन्होंने अपना मनी बैग फैला दिया। मनी बैग मतलब उन्होंने ये बताया कि उनका सारा का सारा जो पैसा है वो खर्च हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। मित्र की अधिकतर खरीद परचेजिंग पावर के अनुपात में आई थी, ना कि ज़रूरत के अनुपात में। तब लेखक ये मानता है कि जो भी खरीदारी उनके मित्र ने की है वो खरीदारी ज़रूरत को देख करके नहीं की गई है, अपितु परचेजिंग पावर को देख के की गई है। कि जेब में जितना पैसा है वो जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक उनके मित्र जो है वो निरंतर खरीदारी करते रहे, और अब उनके मनी बैग जो है बिल्कुल खाली हो गया। कि अपनी परचेजिंग पावर, अपने धन की महत्ता को दिखाने के लिए ही लेखक के मित्र ने इतना सब
फिजूल खर्च कर डाला, नाहक खरीद डाला। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। लेखक फिर अपने मित्र से कहता है, या लेखक कहते हैं कि ठहरिए, ये केवल परचेजिंग पावर की बात नहीं है कि फालतू की चीज़ की खरीद का प्रमुख कारण का आकर्षण है, वो है बाजार। कि अगर बाजार ना होता, बाजार का आकर्षण ना होता, बाजार में चीज़ों को इतना सजा धजा करके नहीं रखा जाता, बाजार हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता, तो शायद इतना नाहक सामान, इतना बेफिजूल का सामान जो उनके मित्र ले आए हैं, वो बेफिजूल का सामान मित्र नहीं लेकर के आते। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की कक्षा में यहीं से पुनः इस पाठ की हम शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।